दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र जीएस दृष्टि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है वैदेशिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भुगतान संतुलन के घटक, भारत में विदेशी निवेश, एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विनिमय दर तथा विदेशी पोर्टफोलियो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आइए जानते हैं वैदेशिक क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों वैदेशिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, विदेशी निवेश, विनिमय दर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विभिन्न सूचकांकों आदि की चर्चा की जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अर्थव्यवस्था के वैदेशिक क्षेत्र के अंतर्गत विदेशी व्यापार, निवेश, विनिमय दर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विभिन्न सूचकांकों आदि की चर्चा की जाती है। वैदेशिक क्षेत्र में एक तो महत्वपूर्ण है व्यापार, तो इसको जान लेते हैं। व्यापार तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार शामिल है। आप जान लीजिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड एक व्यावसायिक क्रिया है जो राष्ट्र की सीमाओं के पार की जाती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसमें न केवल वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार शामिल है बल्कि पूंजी, तकनीक, बौद्धिक संपत्ति जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, ज्ञान और कॉपीराइट आदि का आदान प्रदान शामिल है। घरेलू व्यापार क्या है? तो दोस्तों डोमेस्टिक जो ट्रेडिंग होती है, जब व्यापारिक क्रियाएं भौगोलिक सीमाओं की परिधि में होती हैं तो इसे घरेलू व्यापार अथवा राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और घरेलू व्यापार का अन्य नाम आंतरिक व्यापार भी होता है। यहाँ पर आइए देखते हैं दोस्तों भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोस्तों किसी देश के निवासियों का शेष विश्व के साथ समग्र आर्थिक लेन देन का वार्षिक विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। भुगतान संतुलन एक लेखांकन होता है जो सदैव संतुलित रहता है। तो याद रखिएगा, भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों का शेष विश्व के साथ समग्र आर्थिक लेन देन का वार्षिक विवरण है और ये एक लेखांकन है जो हमेशा संतुलित रहता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए भुगतान संतुलन के घटक क्या हैं। तो पहला तो करेंट अकाउंट यानी चालू खाता, दूसरा पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट है, तीसरा सरकारी व्यवस्थापन खाता यानी ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट और चौथा अशुद्धियाँ एवं भूल चूक शामिल हैं। चालू खाता क्या है? दोस्तों चालू खाते में वे सभी लेन देन आते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार और एक पक्षी या न लौटाने जाने वाले हस्तांतरणों से संबद्ध होते हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, करेंट अकाउंट या चालू खाता जो भुगतान संतुलन के संबंध में, इसके अंतर्गत वे सभी लेन देन आते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार और एक पक्षी या न लौटाने जाने वाले हस्तांतरणों से संबद्ध रखते हैं। चालू खाता या करेंट अकाउंट में दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार और अंतरण भुगतान शामिल हैं। वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात, सेवाओं के व्यापार में शुद्ध ग्रेचुइटी और शुद्ध नॉन ग्रेचुइटी आय, और अंतरण भुगतान में उपहार, प्रेषित धन और अनुदान शामिल हैं। चालू खाता में संतुलन और असंतुलन क्या है? तो दोस्तों चालू खाता तब संतुलन में होता है जब चालू खाते में प्राप्तियां चालू खाते के भुगतान के बराबर होती हैं, तो चालू खाता संतुलन में होता है। और जब चालू खाते में प्राप्तियां चालू खाते के भुगतान के बराबर होती हैं तो ऐसे को चालू खाता कहते हैं। चालू खाता, संतुलित चालू खाता। और चालू खाते के आधिक्य का अर्थ है कि जब एक देश को अन्य देशों से प्राप्तियां लेना है, और चालू खाते के घाटे का अर्थ है कि कोई देश अन्य देशों का ऋणी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, चालू खाते का जो आधिक्य है, ये प्राप्तियां अधिक हैं भुगतान से। संतुलित चालू खाता में प्राप्तियां भुगतान के बराबर होती हैं और चालू खाते का घाटा प्राप्तियां जो हैं भुगतान से कम हैं। तो इसको इस फार्मूले से आप जो है बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चालू खाते का आधिक्य जब प्राप्तियां अधिक हों भुगतान से, संतुलित चालू खाते में प्राप्तियां जो हैं भुगतान के बराबर हों
और चालू खाते का घाटा जो है प्राप्तियां कम हो भुगतान से, तो इसमें आप इसको समझ सकते हैं। अब चालू खाता या करेंट अकाउंट के बाद आइए जानते हैं कैपिटल अकाउंट या पूंजी खाता। तो दोस्तों, देश की पूंजी खाते के अंतर्गत देश की वित्तीय परिसंपत्तियों के लेन देन आते हैं, जो अल्पावधि और दीर्घावधि उधार दान और उधार ग्रहण और निजी तथा सरकारी निवेश के रूप में पाए जाते हैं। पूंजी लेखा ऋणों और निवेशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह को दर्शाता है और देश की परिसंपत्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। दीर्घावधि लेन देन, दोस्तों आप जान लीजिए कि दीर्घावधि लेन देन वे होते हैं जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक होती है और उनमें प्रत्यक्ष निवेश जैसे विदेशी प्लांट लगाना, विदेशी ब्रांडों और स्टॉकों का क्रय करना और अंतर्राष्ट्रीय ऋण शामिल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जान लीजिए कि चालू खाते और पूंजी खाते का जोड़ बुनियादी शेष या बेसिक बैलेंस कहलाता है। पूंजी खाते के घटक कौन कौन से होते हैं, इनको जानना जरूरी है। तो पूंजी खाते में आप जान लीजिए दोस्तों, निवेश, विदेशी ऋण और विदेशी सहायता शामिल है। और निवेश में एक तो एफडीआई या प्रत्यक्ष निवेश शामिल होता है और दूसरा प्रकार पोर्टफोलियो निवेश है। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष निवेश में एफडीआई, इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित आय और अन्य प्रत्यक्ष पूंजी प्रवाह शामिल हैं। पोर्टफोलियो निवेश में एफआईआई, विदेशी फंड शामिल हैं। विदेशी ऋणों में विदेशी व्यापारिक ऋण और अल्पकालिक ऋण होते हैं और विदेशी सहायता में सरकारी सहायता, अंतः सरकारी, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋण इसमें शामिल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सरकारी व्यवस्थापन खाता होता है, ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट, तो ये खाता सामान्यतः वर्ष के दौरान देश की विदेशी सरकारी धारकों के पास तरल और अतरल देयताओं में परिवर्तन को और राष्ट्र की सरकारी रिजर्व पर संपत्तियों में परिवर्तन को मापता है। और किसी देश के सरकारी रिजर्व पर संपत्तियों में उसके स्वर्ण का स्टॉक, उसके परिवर्तनीय विदेशी करेंसियां और विशेष आहरण अधिकार शामिल हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में इसके धारण और आईएमएफ में उसकी निवल स्थिति शामिल है। इसमें देखिए एक पार्ट आता है अशुद्धियां और भूल चूक, ये क्या है, इसको जानना जरूरी है। तो अशुद्धियां और भूल चूक क्या होता है दोस्तों, आप जान लीजिए ये मदें प्रत्येक देश के भुगतान संतुलन खाता में होती हैं और अशुद्धियां और भूल चूक ये संतुलन मद होते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों शॉर्ट में कि भुगतान असंतुलन को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं। देखिए, मुद्रा का अवमूल्यन, राजकोषीय घाटे में कमी, आयात शुल्क और आयात कोटा आदि को लगाना, निर्यात शुल्क में कमी, समाप्ति या निर्यात सब्सिडी, विदेशी सहायता की प्राप्ति, विदेशी निवेशक का आकर्षण, ये सभी भुगतान असंतुलन के दूर करने के प्रमुख उपाय हैं। भुगतान संतुलन के बाद आइए जानते हैं व्यापार संतुलन। तो दोस्तों आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक निश्चित समयावधि में किसी देश के निर्यातों और आयातों के मूल्यों में अंतर होता है और व्यापार संतुलन को तब जो है संतुलित कहा जाता है जब वस्तुओं का निर्यात वस्तुओं के आयात के बराबर होता है। आइए दोस्तों 60 में देखते हैं भारत में विदेशी निवेश को। तो भारत में विदेशी निवेश का तात्पर्य विदेश स्थित किसी संस्थागत निवेश द्वारा भारत में किए गए निवेश से है और इसको विदेशी निवेश कहा जाता है। आप जान लीजिए दोस्तों, विदेशी निवेश का आगमन जो है भारत में दो रूपों में होता है। एक तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई से, या दूसरा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश या एफपीआई के माध्यम से। प्रत्यक्ष विदेश निवेश क्या होता है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको एफडीआई कहा जाता है। दोस्तों, किसी देश की एक कंपनी द्वारा दूसरे देश में उत्पादन और वस्तुओं के सेवाओं और वितरण में सीधा निवेश करना, या उस देश की कंपनी को खरीदना, या कंपनी द्वारा उस देश में अपने पहले से स्थित कारोबार का विस्तार करना, ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है।
इसके बाद आप जानेंगे कि ऐसे निवेश से निवेशक को दूसरे देश की कंपनी के प्रबंधन में आंशिक या पूर्ण स्वामित्व हासिल हो जाता है। अब आइए देखते हैं भारत में एफडीआई आने का मार्ग क्या है। एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आने का मार्ग क्या है। देखिए, एक तो स्वचालित मार्ग और दूसरा सरकारी मार्ग है। तो स्वचालित मार्ग या ऑटोमेटिक रूट में विदेशी संस्था को सरकार या आरबीआई की पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो सरकारी मार्ग है गवर्नमेंट रूट, इसमें विदेशी संस्था को सरकार या आरबीआई की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लाभ क्या है दोस्तों? इससे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है, उत्पादन लागत कम होती है, प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होती है, इससे वस्तु की गुणवत्ता बढ़ती है। यह अस्थायी निवेश होता है और अपने साथ तकनीक, पूंजी और नवीन प्रबंधकीय प्रणाली लाता है। और संरचनात्मक सुधार ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभ हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमाएं क्या हैं? तो ये याद रखने वाले तथ्य हैं। मल्टी ब्रांड खुदरा में 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफएम रेडियो में 49%, प्रिंट मीडिया में 26%, निजी बैंकिंग क्षेत्र में 74%, मल्टी खुदरा व्यापार में 51% और कुछ क्षेत्रों में 100% भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में उच्चतम एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित करने वाले क्षेत्र। तो इसमें हम क्रम क्षेत्र देखेंगे दोस्तों, क्रम देखेंगे और उसमें अमेरिकी डॉलर में आपका उच्चतम एफडीआई इक्विटी प्रवाह देखेंगे और शेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 19-20 में 7.7 अमेरिकी बिलियन डॉलर, 20-21 में जो है 26.1 अमेरिकी बिलियन डॉलर इसका कारोबार रहा है। शेयर में 15.4 और 43.8% ये क्रमशः 19-20 और 20-21 के जो है शेयर प्रतिशत हैं। दूसरा क्षेत्र दोस्तों, दूसरा क्षेत्र ऑटोमोबाइल उद्योग है। तो इसमें आप देख लीजिए कि 19-20 में 2.8 बिलियन डॉलर और 20-21 में मात्र 1.6। और इस तरह से देखा जाए तो शेयर प्रतिशत 2019-20 में 5.7 और 20-21 में 2.7 रहा है। सेवा क्षेत्र में दोस्तों अगर हम बात करें निवेश की, तो अमेरिकी बिलियन डॉलर 7.9 अमेरिकी बिलियन डॉलर 19-20 में, 2020-21 में ये जो है 5.1% हो जाएगा, जबकि शेयर जो है इनका 15.7 19-20 में और 2020-21 में 8.5 रहा है। ट्रेडिंग की बात करें तो 4.6 जो है बिलियन अमेरिकी डॉलर ये आपका ट्रेडिंग में है। और इसको अगर हम 2020-21 में तुलनात्मक रूप से देखें तो केवल 0.4 है। और अगर शेयर प्रतिशत में देखें तो 8.9% 20-21 में और 21-22 में 0.7% है। अगला है दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि शीर्ष निवेश करने वाले देश या एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह क्या है। तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण देश जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हमारा सिंगापुर है। 19-20 में इन्होंने 14.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 20-21 में 17.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है। और यूएसए दूसरे स्थान पर है, इसने 19-20 में 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अब 13.8 बिलियन डॉलर 2020-21 में। इसी तरह शेयर प्रतिशत जो है 7.1% और क्रमशः 23.2% है। मॉरिशस 8.2 अमेरिकी बिलियन डॉलर यहाँ पर जो है शेयर मार्केट के माध्यम से लगाना चाहता है। और अमेरिकी डॉलर बिलियन में आप देख सकते हैं कि अमेरिकी डॉलर के रूप में मॉरिशस 8.2 बिलियन डॉलर जो है यहाँ एफडीआई निवेश करता है। और
2021 में ये 5.6 बिलियन डॉलर रहा और शेयर का प्रतिशत अगर जो देखें तो 16.5% और 2021 में 9.5%। नीदरलैंड की बात करें तो 6.5 बिलियन डॉलर जो है इनका 19-20 में और 2.8 बिलियन डॉलर 2020-21 में इनका निवेश रहा। शेयर प्रतिशत के रूप में 13% और 4.7% क्रमशः रहा है। जापान के बारे में देखें तो जापान ने 3.2 अमेरिकी बिलियन डॉलर का निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 19-20 में और 2 बिलियन डॉलर का 20-21 में किया है। शेयर प्रतिशत में 19-20 में जापान का शेयर प्रतिशत 6.5 और 20-21 में 3.3 है। आइए जानते हैं दोस्तों विनिमय दर या एक्सचेंज रेट के बारे में, और ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों विनिमय दर क्या है? तो एक्सचेंज रेट का तात्पर्य दो देशों की मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता को विनिमय दर कहा जाता है। जैसे $1 वर्तमान में 80 रुपये के भी अधिक हो गया है और इसका निर्धारण दोनों देशों द्वारा और बाजार की शक्तियों यानी मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। अधिकांश देशों ने विनिमय दर के निर्धारण के लिए बाजार प्रणाली को अपना लिया है और विनिमय दर का अंतर निर्धारण देश के अंदर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति से होता है। भारत में दोस्तों विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बारे में यानी FPI। देखिए दोस्तों ये ऐसे निवेश उपकरणों की एक श्रेणी है जिनका लेन देन अपेक्षाकृत आसान होता है और ये कम अस्थायी हो सकते हैं और ये किसी उद्यम में किसी अधिकार प्राप्त हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इन उपकरणों में किसी विदेशी उद्यम के इक्विटी ऋण पत्र शेयर अथवा उधार या कर्ज बांड के माध्यम से निवेश शामिल होता है, जैसे कि विदेशी संस्थागत निवेशक FII, और ये जरूरी नहीं कि इसमें निवेशक का कोई दीर्घकालिक हित निहित हो। अब आइए लास्ट में जानते हैं अवमूल्यन के बारे में। तो अवमूल्यन क्या है दोस्तों? अवमूल्यन का तात्पर्य देशी मुद्रा के मूल्य यानी विनिमय दर में विदेशी मुद्रा के सापेक्ष कमी करना है। और भारत के संदर्भ में अवमूल्यन जो है ये आप जान लीजिए दोस्तों 19 सितंबर 1949, 5 जून 1996, 1 जुलाई और 3 जुलाई 1991 को जो है ये हमारा अगर देखा जाए तो इतना भारत में मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार 19 सितंबर 1949 को, दूसरी बार 5 जून 1966 और 1 जुलाई तथा 3 जुलाई 1991 को किया गया। इस अवमूल्यन से होता क्या है कि व्यापार संतुलन में सुधार, आयातों में कमी और निर्यात में वृद्धि होती है, जिससे जो है हमारा व्यापार बढ़ता है, वस्तुएं हमारी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाती हैं। इससे आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि होती है और परिणाम ये है कि मुद्रा अवमूल्यन से निर्यात सस्ता और आयात महंगा होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था खंड के लिए उपयोगी टॉपिक। इसमें हमने दोस्तों देखिए भुगतान संतुलन के घटक, भारत में विदेशी निवेश यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है, विनिमय दर क्या है, विदेशी पोर्टफोलियो और अवमूल्यन क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में, यहाँ तक आपने इस वीडियो में पढ़ा और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे के वीडियो में हम आर्थिक क्षेत्र से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।